नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। कभी गोलियों की गूंज से दहलने वाला बस्तर अब विश्वास के भरोसे विकास और बदलाव की नई कहानी लिखने जा रहा है। वो इलाका जो दशकों तक नक्सलवाद की पहचान बना रहा, अब देश के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल में बदलने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहली बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक हुई और इस बैठक से सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक और रणनीतिक संदेश भी निकले। सरकार ने दावा किया कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद का सफाया किया जाए और आदिवासी महिलाओं को आर्थिक ताकत से जोड़ा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या विकास के नाम पर बस्तर की जल जंगल जमीन पर नई लड़ाई शुरू होने वाली है? क्या आदिवासी अस्मिता और संसाधनों को लेकर कुछ आशंकाएं हैं? क्या सचमुच शाह नीति बस्तर में बाहर लाने वाली है? क्या बस्तर अब विकास की नई तस्वीर बनने जा रहा है, या फिर विपक्ष के आरोपों के मुताबिक जल जंगल जमीन पर कब्जे की तैयारी हो रही है? करेंगे चर्चा, पहले रिपोर्ट देखिए आप। जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कई मायनों में खास रही। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। बैठक का फोकस राज्यों के बीच समन्वय, सुरक्षा, विकास, कानून व्यवस्था, जल संसाधन, बिजली और सीमावर्ती मुद्दों पर रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद के खात्मे का टारगेट हासिल कर लिया गया। कि नक्सल उन्मूलन में अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। शाह ने यह भी ऐलान किया कि नक्सल मुक्त इलाकों में बने सुरक्षा कैंपों को भविष्य में वीर शहीद गुंडाधर सेवा डेरा के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने बस्तर के आर्थिक मॉडल पर भी चर्चा की। 31 मार्च 2026 की जो तिथि तय हुई थी, उसके पहले देश से नक्सलवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो चुका है। और मैं निसंकोच कहना चाहता हूं, ढेर सारी ऐसी नॉन बीजेपी सरकारों ने नक्सल मुक्त अभियान में हमारा समर्थन किया है, मगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में हमारा सहयोग नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे नक्सल मुक्त क्षेत्र के लिए एक तय लक्ष्य तय किया है कि सुरक्षा से विश्वास की यात्रा पूरी करनी है, विश्वास से विकास की यात्रा पूरी करनी है, विकास से समृद्धि की यात्रा और समृद्धि से संतृप्ति तक की यात्रा आने वाले 5 साल में पूरी करनी है। लेकिन कांग्रेस इस पूरी कवायद पर सवाल उठा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि ये बैठक सिर्फ खाना पूर्ति है। कांग्रेस का दावा है कि बस्तर के जल जंगल जमीन और खनिज संसाधनों को उद्योगपतियों के हवाले करने की तैयारी चल रही है। आज उस सेवा केंद्र का नाम दे रहे हैं, काम हमारा है भाई, नाम आप अपना कर रहे हो। ये सारी व्यवस्था मैंने करवाई थी, है ना। और नहीं है तो रिकॉर्ड निकाल के देख लो, तो सब की व्यवस्था हमने करवाई। खुद रिकॉर्ड बता देगा ना, निकाल के देख लीजिए और बहस करें। बताए उस समय हुआ था कि नहीं हुआ था, और उसके बाद कितना झूठ बोलेंगे अमित शाह जी, बोल लीजिए, हमको कोई तकलीफ नहीं। आप बस्तर में बैठक रखने का मतलब है अपने चहेते निजी उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट बिछाने के लिए आप बैठक रख रहे हैं, ताकि बस्तर के जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को कैसे बेचा जा सके, ये रोड मैप तय करने के लिए गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री और 4 राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। बस्तर जो कभी नक्सल हिंसा और भय की पहचान था, अब विकास, विश्वास और बदलाव की नई कहानी लिखने की कोशिश में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे और मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक से साफ संदेश देने की कोशिश हुई है कि सरकार अब बस्तर को सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि समृद्धि और स्वावलंबन के मॉडल के तौर पर देख रही है। नक्सलवाद खत्म करने की समय सीमा, आदिवासी महिलाओं को आर्थिक ताकत से जोड़ने की योजना और सुरक्षा कैंपों को सेवा केंद्र में बदलने का विजन, ये संकेत है कि बस्तर में अब नई रणनीति पर काम हो रहा है। इतना तो तय है कि बस्तर अब सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं
बल्कि छत्तीसगढ़ की नई दिशा और नई उम्मीद का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो बस्तर में बाहर लाने की पूरी प्लानिंग बीजेपी ने तय कर रखी है। आपने अमित शाह को सुना कि कैसे इस वक्त सुरक्षा से विकास, फिर विश्वास और उसके बाद समृद्धि तक पहुंचाने का काम बस्तर को करना है। लेकिन ये पूरी प्लानिंग कब तक इसको अमली जामा पहनाया जाएगा, कैसे होगा, उन सब पर चर्चा बहुत जरूरी है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर नितिन डहरिया बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। रूपेश दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका ही बहुत बहुत स्वागत। साथ ही बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं और जल्द ही नक्सल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपका बहुत स्वागत है सभी का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और शुरुआत मैं यहाँ पर करूँगा रूपेश जी, आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी कुछ सुना है हमने, और वो सुना कुछ ऐसा है कि क्या सत्य है वो बता दीजिए आप। आइए विस्तार से चर्चा करेंगे, जो अमित शाह ने कहा है वो सारी चीज़ों पर आगे छोड़ेंगे। लेकिन भूपेश बघेल, दीपक बैच, कांग्रेस क्या कहने की कोशिश कर रही है? सबसे पहले विकास की नई गाथा बता रही है बीजेपी। ये कहना है कि सुरक्षा दी, अब आएगी बात विश्वास की कि जनता हम पे विश्वास करे, फिर विकास तक ले जाएंगे, फिर संकल्प के साथ समृद्धि तक पहुंचाएंगे। क्या ये पूरी की पूरी जो टाइमलाइन सेट की जा रही है, इस पर कांग्रेस को विश्वास नहीं है क्या? सैयम जी नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। सैयम जी, जिस प्रकार से मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक बस्तर और अंचल क्षेत्र में हुआ और उसके बाद उस मंच से यदि देश के गृह मंत्री जी यह कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन में सहयोग नहीं किया, ये पूरी तरह से दुर्भाग्यजनक बात है। कि वही गृह मंत्री जी हैं, जब भोपाल में जब परिषद की बैठक होती है तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के नक्सल उन्मूलन की नीति की तारीफ करते हैं। और जिस प्रकार से सदन में, लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का नक्सलवाद के खिलाफ जिस प्रकार से मुहिम चला रहे हैं, योजनाएं चला रहे हैं, उनका उन्होंने सदन के अंदर तारीफ किया था। आज यदि नक्सलवाद समाप्त होने की कगार पे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार घोषणा कर रही है, जब सचिन तेंदुलकर का परिवार आता है तो बस्तर क्षेत्र में उन्हें सुरक्षा कारणों से अन्य स्थानों पर न जाने की हिदायत दी जाती। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था किस प्रकार से पद से बता रहे हैं, आदरणीय बाबूलाल शर्मा जी बता देंगे। और बार बार ये जिस प्रकार से राजनीति करते हैं नक्सलवाद पर, ये दुखद पहलू है। नहीं, क्या कांग्रेस को लगता नहीं है कि ये जो नक्सल मुक्त किया गया है फिलहाल के लिए आपको, क्योंकि नक्सल मुक्त करने में तो बड़ा हाथ है, डबल इंजन का वो फायदा बता रहे हैं। कहते हैं कि भूपेश बघेल के कार्यकाल के कारण ही हमें इतना लेट हो गया है। जैसे ही पहला जो टाइमलाइन बताया गया वो ये है कि जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ विष्णुदेव साय का, बीजेपी सत्ता में आई, तब से हमने प्लानिंग शुरू करी। अगस्त 2024 में सारे डीजी की बैठक बुलाई गई और तीसरी आज की जो तारीख जब बताई गई 31 मार्च 2026 जब नक्सल मुक्त हो गया। तो ये 3 साल का प्रोग्राम सेट करके रखा हुआ था और उसी में देखिए नक्सल मुक्त कर लिया। बता तो ये रहे कि कांग्रेस रोड़ा बन रही थी, कांग्रेस के कारण हमें लेट हो गया, नहीं तो हम पहले कर लेते, ये कहना है अमित शाह का। सैयम जी, वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार जब काबिज हुई तो छत्तीसगढ़ में मात्र 3 ब्लॉक नक्सल से प्रभावित थे और 15 साल डॉक्टर जी की कुशासित सरकार रही। पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित हो गया। जब केपीएस जी जब नक्सल उन्मूलन के लिए आए थे तो भाजपा की सरकार ने यह कहा कि आप नक्सल ध्यान मत दो, संख्या लो और मौज करो। ये भाजपा सरकार की पब्लिक डोमेन में जो बातें प्रमाणित हैं। और जिस प्रकार से 2018 में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आई तो बस्तर के निरीह आदिवासियों को नक्सल बता करके इन्होंने जेल में डालने का काम किया था। भूपेश बघेल जी की सरकार नेतृत्व वाले चलिए, मैं आपके आरोप पर जवाब जरूर लूंगा। जो आरोप आप लगा रहे हैं कि 3 ब्लॉक से लेकर कितना फैला दिया था नक्सल को और उसको खत्म बीजेपी ने किया है, तो बढ़ाने में भी उन्हीं का हाथ है, आपके आरोप हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मेरे जो सवाल है नितिन जी वो यही है कि अमित शाह ने बड़े वादे किए हैं, बड़े बयान दिए हैं,
कि कैसे नक्सलवाद जो बढ़ा, उसके बाद नक्सल में सहयोग कांग्रेस का भूपेश बघेल का नहीं मिला। ये बड़ा आरोप भूपेश बघेल के ऊपर संसद में भी लगाया था जब बयान दिया था नक्सलवाद को लेकर। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन के बाद जब संसद में बोले थे अमित शाह, तो बहुत लंबा बोले थे और भूपेश बघेल को लेकर बहुत कुछ बोले थे। लेकिन फिलहाल ये कह देना कि सारी गैर जो कांग्रेस की सरकार वो सब साथ देती हैं, लेकिन सिर्फ कांग्रेस नहीं देती है, क्या ये आरोप वाकई सत्य हैं? और अब कैसी गाथा लिखी जाएगी विकास की? जी, निश्चित तौर पे जो हमारा मोटो है कि हमें लाल सलाम को आखिरी सलाम देना है, क्योंकि ये हिंसा की राजनीति, ये हिंसा के कार्य जो है वो भारत भूमि में नहीं चलेंगे। यह हमारा मोटो है और यह माननीय हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का जो लक्ष्य है उसे पूर्ण करने के लिए हम पूरी गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसी के एक फलस्वरूप एक हमने स्तर हासिल किया है कि मध्य प्रदेश जो है वो नक्सल मुक्त राज्य के रूप में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने घोषित किया है। ये जो आज कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश को बताना चाह रही है कि भाजपा के शासन में नक्सलवाद का जो है वो विस्तार पूरे भारत में हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी पहले जवाब दे कि नेहरू जी के द्वारा एक लिखे गए एडविना माउंटबेटन को एक पत्र 16 जनवरी 1952 को जब उन्होंने अंबेडकर जी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इलेक्शन में जब वो हारे, तो एडविना माउंटबेटन को उन्होंने पत्र लिखा और कहा, क्या लिखा कि हम लोगों ने सफलतम रूप से लेफ्टिस्ट का साथ लेते हुए हमने अंबेडकर को चुनाव हरवा दिया। अंबेडकर ने उस चुनाव में हिंदूवादियों का साथ लिया, लेकिन वो सफलतम रूप से हार गया, हमें सफलता हासिल हुई। और मैं ये कोई बिना तथ्यों के नहीं बोल रहा हूं, एक किताब है द सिलेक्टेड वर्स ऑफ नेहरू, उसकी सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35 to 37 में ये प्रॉपर तो कांग्रेस आज भी साथ लेती कई राज्यों के, जी निश्चित तौर पे लेती है, क्योंकि उनका जो पालन पोषण है वर्षों से जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी करते हुए आई है, यही वजह रही। छत्तीसगढ़ के बस्तर को लेकर बताइएगा, बस्तर में क्या कुछ लग रहा है? क्या ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का हमें साथ नहीं मिला है? आखिर इसके पीछे जो बयान और कैसी विकास आप देख रहे हैं अभी आने वाले समय में? जी, भूपेश बघेल जी ने निश्चित तौर पे भूपेश बघेल जी की जब वहां पे सरकार रही, उन्होंने वहां पे हमारी जो सेंट्रल फोर्सेस तैनात थी उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विस्तार के लिए, लोकल पुलिस के विस्तार के लिए, उनके सृजन के लिए कोई कार्य नहीं किया। अब वहीं मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के शासन पे देखिए 25% की जो वृद्धि है वो हमारे सुरक्षा बजट में नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश बनाने के लिए की गई। 328 ऐसे जवान हुए जिन्होंने अच्छा कार्य नक्सल मुक्त मध्य देश के लिए हासिल करने के लिए की, जिसके लिए उन्हें उस पर प्रोत्साहन के तौर पे उन्हें प्रमोशन दिया गया, उन्हें सारी चीजें दी गई, 15 नए कैंप खोले गए। तो क्या यही कार्य भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं कर सकते थे, जबकि यह उनकी प्रथम प्राथमिकता थी? लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो चाल चरित्र है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण, जो अशिक्षित, जो परेशान, जो समाज से ज्यादा जो शोषण कहीं ना कहीं हो रहा है, उन लोगों का उपयोग करके उनका राजनीतिक उपयोग करना था। इसलिए नक्सलवाद का पालन पोषण करके कहीं ना कहीं उनकी एक बी टीम के रूप में कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में काम कर रही है। ले लेता हूं बाबूलाल जी, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि नक्सलवाद को किसने बढ़ाया है, खत्म किसने किया, उसमें बराबर सहयोग मानते हैं कांग्रेस का ही, बीजेपी का भी, लेकिन बढ़ाया किसने उसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि रुपेश जी बोलते हैं कि 2003 तक 3 ब्लॉक में था, उसका देखिए इतना बढ़ गया, अब खत्म करने का श्रेय भी वही ले रहे हैं। यह समझना जरूरी है कि किसने बढ़ाया है, किसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा नक्सलवाद पनपा था। देखिए, आप बड़े ध्यान से अगर देखेंगे तो 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही जी, और सबसे बड़ी बड़ी जो घटनाएं, जितनी भी बड़ी घटनाएं जो चर्चित हुई हैं वो उसी दौर में घटी। तो किसने बढ़ाया किसने घटाया ये तो स्पष्ट है। रहा सवाल भूपेश बघेल का, देखिए विकास जो होता है निरंतर प्रक्रिया होती है और किसी भी योजना में जो है निरंतर काम होता है। सरकारें बदल जाती हैं लेकिन योजनाओं पे काम निरंतर होता है। श्रेय किसको लेना है? जो वर्तमान सरकार होती है उसको श्रेय मिलता है, इस स्वाभाविक रूप से मिलता है, चाहे पिछली सरकार ने शुरू किया हो चाहे कि और पिछली सरकार ने शुरू किया हो, लेकिन जो वर्तमान में सरकार रहती है उसको श्रेय मिलता है, सो मिल रहा है। जहां तक सवाल आपके आदिवासी क्षेत्र का है, बस्तर का है, तो देखिए वहां आदिवासी का जीवन जो है जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है और उससे बाहर वो कभी कुछ सोचते भी नहीं। उनका विकास का पैमाना भी वही है कि हमारे जल जंगल सभी सुरक्षित रहें और वो हमारे अधिकार में रहें, हम उनसे कमा कर खाएं, हमारा जीवन उसके आधार पर चले। कृषि भी जो है वो जंगल में करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वापस अगर उनको मिलती है आदिवासियों को,
तब तो नक्सल मुक्त होने का कोई लाभ मिला आदिवासियों को। और अगर उद्योग आते हैं, बड़े बड़े उद्योग आते हैं, नौकरियां देने का प्रयास करते हैं, तो आदिवासियों को नौकरी से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बहुत कम होता है। नई पीढ़ी में जरूर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन आम आदिवासी जो है, जो अंदर जंगल क्षेत्र में रहते हैं, उनको नौकरी से बहुत ज्यादा लगाव नहीं होता। बाबुल और वो जी, अनपढ़ यही होते आज हैं। अमित शाह ने कहा था कि हम रोजगार में आरक्षण देंगे, रोजगार स्थापित करेंगे, और ये सब चीजें कैसे हम समझे, क्योंकि पूरा ही वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है पूर्ण रूप से, और ऐसे में जल जंगल जमीन की तो ये लड़ाई है, उसी कारण तो नक्सलवाद फैला था। वही जल जंगल जमीन के ऊपर कैसे देख रहे हैं कि बीजेपी उसका रास्ता निकाल चुकी है, क्योंकि अब उद्योग तो लगेंगे, सड़कें बनेंगी, विकास कहां से होगा? विकास के लिए थोड़ा सा विध्वंस तो होता ही है, ये देखा गया है, कुछ तो छीना जाता है कुछ देने के लिए। क्या उससे वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के जो लोग हैं वो संतुष्ट होंगे? देखिए, विकास का जो पैमाना है वो क्या है, वो देखना होगा। आदिवासी जो होता है वो अनपढ़ होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, और उसको नौकरी से बहुत ज्यादा लगाव नहीं होता। उसका जीवन जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है। हाँ। मैंने पहले कह दिया। तो आपको अगर काम करना है, उनका विकास करना है, तो जल जंगल जमीन पर काम करना होगा, जल जंगल जमीन से जोड़ना होगा, कृषि के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाना होगा। ये सारी चीजें जब आप करेंगे तब उनका विकास होगा। अगर आपने कारखाने खोल दिए, उद्योगपतियों को बुला लिया, उद्योगपति ने वहां शोषण शुरू कर दिया, फिर वही ढाक के तीन पात वाली स्थिति न बन जाए, ये स्थिति जो है कहीं पैदा फिर से न हो जाए। तो देखिए, नक्सल मुक्त हुआ है क्षेत्र, हाँ। लेकिन नक्सली एक विचारधारा है, नक्सल एक विचारधारा है। विचारधारा समाप्त नहीं होती है स्वयं जी, बिल्कुल। विचारधारा जिंदा रहती है, तो दबती है, रुकती है, ठहरती है, देखती है और फिर आगे बढ़ती है। वो भी एक खतरा सामने आपके सामने रहेगा, सरकार के सामने। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है आदिवासी प्रसन्न हो, खुश हो, और बिल्कुल किसी प्रकार का कोई उनको विरोध न रहे, ऐसा काम आपको करना पड़ेगा। कहीं आपने सोचा कि उद्योगपति, जो अभी कांग्रेस कह रही है कि आप अपने उद्योगपतियों को लाने के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं, हाँ। वो कहीं सच साबित न हो जाए, ये इस बात का ध्यान सरकारों को रखना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल। मैं एक नितिन जी से जवाब लेता हूँ। नितिन जी, ये कोशिश हमने की है, आपने की है बिल्कुल, कि कैसे बस्तर जो नक्सल मुक्त किया जाए, उसमें एक बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि आपके कार्यकाल में दिखा, टाइमलाइन सेट की गई, उसी डेडलाइन के तहत आप काम कर रहे थे। लेकिन क्या वो मानसिकता पर काबू पा लिया आपने? क्योंकि एक चीज जो यही कही जा रही है कि हम वहां पर विकास लाएंगे, विकास का पैमाना क्या होगा, आखिर आप बस्तर से चाहते क्या है, पहले वो समझना जरूरी है। बस्तर के लोगों की सुरक्षा यानी आपने नक्सल मुक्त कर दिया है, अब उनको चाहिए विकास। विकास में फिर ये ना हो कि वही जल जंगल जमीन, सिर्फ ये 3 लाइन की जो 3 शब्द हैं, जल जंगल जमीन, इन्हीं की लड़ाई होती थी, और उस पर कैसे आप आगे काम करने वाले हैं? निश्चित तौर पे देखिए, पहले तो मैं एक हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार साथ में जुड़े हैं उनसे एक मैं बात कहूँ कि रमन सिंह जी का शासन जब छत्तीसगढ़ में रहा, हाँ। तब सबसे ज्यादा वहां पे औद्योगिक विकास हुआ, सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर विकास कभी हुआ है तो रमन सिंह जी की सरकार में हुआ है। दूसरी चीज की उनके समय पे हम काबू क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि नक्सल से लड़ने के लिए जब वहां पे कांग्रेस गवर्नमेंट रही या सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे रही, जब वहां पे हमारे लोग, वहां की लोकल पुलिस जब लड़ती थी उनसे, तो उनके पास में पर्याप्त वेपन नहीं होते थे जो डिफेंस के लिए होने चाहिए प्रॉपर। 303 से आप जिन नक्सलवादियों के पास में ऑटोमेटिक वेपन से, उनसे आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। लेकिन आज ये भारत का सौभाग्य और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि केंद्र में और इन दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो कहीं ना कहीं हम इस नक्सल मुक्त भारत और नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी दिशा में जब आप बात करेंगे कि जंगल जमीन की जो हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मध्य प्रदेश का एक उदाहरण उठा करके देखिए। आप छिंदवाड़ा, बालाघाट या डिंडोरी, ये जो प्रभावित जो क्षेत्र है, छिंदवाड़ा उतना प्रभावित नहीं है ना, बालाघाट डिंडोरी बहुत ही, मंडला जो है वो बहुत ही प्रभावित क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं वहां पे जनजातीय क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, जंगल क्षेत्र में होम स्टेज के नाम से पर्यटन विकास करके उन्हीं की भूमि पे लोग वहां पर आए, ठहरे, उन्हीं की संस्कृति परंपराओं को जाने और उनका रोजगार का सृजन का कार्यक्रम भी हो। ये मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी का जो सरकार का जो फैसला है, ये निश्चित तौर पे जमीनी स्तर पे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव ला रहा है। और इन्हीं क्रम में बिना उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए उन्हीं के क्षेत्र में उन्हीं के रोजगार सृजन को लक्ष्य में रखते हुए उनके विकास को सुनिश्चित करने का जो कार्य है, वो भारतीय जनता पार्टी इसलिए संकल्पबद्ध है, कर्तव्यबद्ध है। तो ये फिलहाल लग रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर विकास की गाथा के लिए सब कुछ तैयार है, लेकिन बहुत क्लियर नहीं हो रहा। रुपेश जी संतुष्ट हैं इस बात से? क्योंकि भूपेश बघेल जो कहते हैं कि सब हमने किया है, भूपेश बघेल क्या कह रहे थे जब अमित शाह ने जो कहा कि ये तो हमने लाए हैं, हमने किया है सब कुछ, क्या कोशिश जो की थी कांग्रेस ने, क्या कोई कमी रह गई थी? केंद्र का सहयोग नहीं मिला, आरोप तो ये लगते हैं उस वक्त भी। क्या कुछ कहेंगे आज को लेकर?
नक्सलवाद पे राजनीति भाजपा का ओछी राजनीति का परिचायक है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, तो जिस प्रकार से बाबूलाल शर्मा जी ने जल जंगल जमीन की बातें की है, बस्तर के आदिवासी हो या हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी हो, वो प्रकृति के पूजक होते हैं। और 15 साल भाजपा की सुशासित सरकार रही, जिस प्रकार से मात्र 6 वनोपज की खरीदी भाजपा की सरकार करती थी, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 65 वनोपज की खरीदी प्रारंभ की। डीआरजी में भर्ती करने का काम भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने किया, वनाधिकार पट्टा दिया। भाजपा के राज में 300 स्कूलें बंद थी, उनको चालू कराया गया। धीरे धीरे जब जिस प्रकार से विकास एक सतत प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत बस्तर क्षेत्र के हमारे आदिवासी भाइयों को विश्वास जीता गया, सरकार पे उनको विश्वास आया। और दुर्भाग्य से 2023 में कांग्रेस सरकार नहीं बनी, लेकिन जो कार्य योजना कांग्रेस सरकार ने बनाई थी वो धरातल पर दिखा। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार, लेकिन वो तो आपका इतना सभी सहयोग नहीं लेते हैं, वो तो मना कर रहे हैं कि आपने कुछ किया ही नहीं है, साफ मना करते हैं, बार बार मना कर रहे हैं। संयम जी, पिछले समय जब अमित शाह जी आए थे बस्तर पंडुम के मंच में, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने उन्हें पुरस्कार का चेक तो दिलवा दिया, लेकिन बस्तर के जो हमारे प्रतिभागी थे उनको राशि नहीं देने का काम भी छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने अमित शाह जी के नाम से बना दिया। नक्सल मुक्त ग्राम पंचायतों को 1 करोड़ देने की बात इनके द्वारा की गई है। आज बता दें कितने ग्राम पंचायतों को 1 करोड़ रुपए विकास के लिए दिया गया है। सिर्फ शब्दबाग दिखा करके आप बस्तर के प्रकृति जो है उसको संसाधन को दोहन करने के लिए छूट देने की साजिश करेंगे। जिस प्रकार से केसकाल बाईपास सड़क में जो परियोजना है उसे पृथक होकर के इन्होंने अंधाधुंध वृक्षों की कटाई कर दी, पर्यावरण को क्षति पहुंचा दी। ये छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की अदूरदर्शिता और डबल इंजन सरकार की निष्क्रियता का प्रमाण है। चलिए ठीक है बाबूलाल जी, ये क्या लग रहा है यहाँ पर अभी कुछ हमने देखा है, कुछ योजनाओं का जिक्र भी यहाँ अमित शाह करते नजर आ रहे थे, और इसके अलावा सुनने में भी आया कि जहाँ बस्तर वासियों को गाय दी जाएगी, भैंस दी जाएगी, और भी कुछ योजनाएं रोजगार को लेकर हो, उनके भविष्य को लेकर हो। इन सब चीजों का कितना प्रभाव उस बस्तर वासी के ऊपर आप देखते हैं जो अभी तक मुख्य धारा से जुड़ा नहीं था, क्योंकि मुख्य धारा ही मुख्य मुद्दा है आज के टाइम पर और उसी पर बीजेपी फोकस कर रही है। देखिए, पहले भी गाय देने की बात हुई थी और गाय कुछ दी भी गई थी, जिनके ऊपर में बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे कि दुबली पतली गाय दे दी जो दूध नहीं देती है, कई प्रकार के सही ढंग से जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। योजना बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है, हाँ। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया और उसकी बदनामी हुई, इस योजना की बदनामी। फिर इस योजना को ला रहे हैं, दूसरे तरीके से ला रहे हैं कि अब जो है भैंस भी दी जाएगी, गाय भी दी जाएगी और वहां पर दूध का जो है माने उत्पादन करवाया जाएगा आदिवासी का। देखिए, दूध के अलावा जो मैंने जो बात कही है, मूल बात वो है जल जंगल जमीन से जोड़िए। आपको उनको जो है जल जंगल जमीन का अधिकार देना होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सिहावा नगरी के पास में जो है आदिवासी जन समुदाय जो है वो जंगल के अंदर साफ जमीन में जो है कृषि करता था। तो जंगल के विभाग के अधिकारियों ने जो है उनको वहां से भगाया है। फिर दूसरी जगह अगर जब जो कि उनका अधिकार था, जंगल पे उनका अधिकार है, वो कहीं भी कृषि करते हैं तो उनको नहीं हटाना चाहिए। जंगल विभाग ने उनको हटा दिया, बलपूर्वक हटाया। सरकार उनको कोई सहयोग नहीं करी। आज तक 26 से 27 साल हो गया। रघु ठाकुर उसके जो मध्य प्रदेश के नेता है समाजवादी, वो इसके लीडरशिप कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। इस तरह अगर आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाएगा और हसदेव जैसे जगहों पर जो है उद्योगपतियों को खदानें दी जाएंगी, हाँ। और हसदेव के जंगल कटेंगे तो निश्चित रूप से जो है फिर वापस जो है वो विचार पैदा होगा यहाँ पर बस्तर में कि ये आखिर हमको क्या मिला, हमको आखिर मिला क्या। अगर हमने इतना सब किया, नक्सल मुक्त किया, सब कुछ किया, हमें क्या मिला? आदिवासी इस बात का प्रश्न करेगा। इसलिए जो है उनसे बचने के लिए आपको जल जंगल और जमीन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सहकारिता अलग मुद्दा है। सहकारिता में बाहर के लोग अगर सहकारिता में घुस गए तो आप समझ लीजिए क्या होगा। बाहर के उद्योगपति आए तो शोषण का क्या स्थिति रहेगी, फिर वही की वही अस्तित्व की बात आ जाएगी। स्थिति पैदा। तो उसको आपको समझना होगा। समझ बूझ करके जो है सरकारें आपस में बातें करें कि हमको इसमें कहाँ आगे, कैसे आगे बढ़ना है,
किस तरीके से आगे बढ़ना ताकि आदिवासियों को संतुष्टि हो। उसके बाद जो है सारी चीजें विकास की बातें हो पाएंगी और जो विकास आदिवासी चाहता है उसके मन माफिक विकास जो है वो किया जाएगा। तो ठीक है, आपके मन माफिक अगर करेंगे तो नुकसान पैदा होगा जरूर। और क्या कुछ आदिवासी चाहता है वहां का बस्तरवासी जो अब तक नक्सल से ग्रस्त था, और अब क्या उसकी मांग है? हमारे साथ खास तौर पर मनीष गुप्ता जो कि नक्सल एक्सपर्ट है वो जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका मनीष जी स्वराज एक्सप्रेस में। ये नक्सल मुक्त हो गया, 31 मार्च 2026 की एक तारीख तय की गई और बस्तर सहित आसपास के क्षेत्रों में जो नक्सलवाद फैला हुआ था उसे नक्सल मुक्त कर दिया गया है। अब क्या मांग वहां के लोगों की है और पूरी तरह संतुष्ट है आप, जिस तरीके से खुद देश के गृहमंत्री कहते हैं कि हाँ वाकई नक्सल मुक्त हो चुका है, क्योंकि नक्सल एक विचारधारा है, ये भी देश जानता है। देखिए, नक्सलवाद से बस्तर मुक्त हो चुका है, ये एक बड़ी बात है। हाँ। लेकिन जिस तरीके से बस्तर का डेवलपमेंट होना चाहिए, मुझे लगता है ये सरकार ने एक प्रयास किया है और एक मॉडल बनाने की कोशिश उन्होंने शुरू की है, जिसमें सहकारिता को इन्होंने बेस बनाया है। और चूंकि सहकारिता का बेस गुजरात का जो अमूल मॉडल है, ये उस तर्ज पर बस्तर में एपेक्स कमेटियां गठित करके बस्तर के आदिवासियों को जो है वो गाय और भैंस दे करके से जो है वो विकास का इन्होंने अभी एक जो पैमाना जो है वो उन्होंने सेट किया है। बिल्कुल। आज गृह मंत्री जी से जो बात हो रही थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि चरणबद्ध विकास करेंगे, इसमें सहकारिता जो है वो प्रमुख बात रहेगी। और चूंकि हर गांव में अपेक्स कमेटियां गठित करके वहां के ग्रामीणों को इन सहकारी समितियों के माध्यम से जोड़ करके बस्तर में जो दुग्ध और जो डेयरी का जो व्यवसाय है, इसके माध्यम से हम बस्तर को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे ताकि बस्तर का आदिवासी वनवासी समृद्ध भी हो सके और लोगों को स्वरोजगार भी प्राप्त हो सके। पर मेरा इतना मानना है कि सिर्फ इतने मात्र से काम नहीं चलने वाला है। बस्तर जो है आजादी के अभी 78-79 साल से जो है विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाया है, तो उसके लिए मुझे लगता है चरणबद्ध कार्यक्रम तो बहुत लंबा चलेगा। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने 5 वर्ष का उन्होंने जो एक टारगेट सेट किया है, 80 साल का विकास 5 वर्षों में कैसे आप तय कर पाएंगे, ये तो मुझे बहुत जो है वो हास्यास्पद बात लगती है। पर कहीं ना कहीं बस्तर को मुझे लगता है एक विशेष पैकेज देना चाहिए, जो बस्तर का वैल्यू एडिशन, जो वनोपज का वैल्यू एडिशन भी करना चाहिए। बस्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है, बस्तर में कनेक्टिविटी की भी जरूरत है, बस्तर में इंडस्ट्री की भी जरूरत है, बस्तर में जो है वो कुटीर उद्योगों की भी जरूरत है। मुझे लगता है बस्तर के लिए एक समग्रता से कार्यक्रम लेकर के सरकार को आगे चलना चाहिए ताकि बस्तर जो है वो राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो सके। और जरूर मनीष जी, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है, क्या ये देश एक बार और संतुष्ट हो सकता है कि नक्सलवाद जो चल रहा था वो पूरी तरह से खत्म हो गया? क्योंकि आप नक्सल एक्सपर्ट है, बारीकी से समझते हैं, और खत्म करने के पीछे की मंशा क्या थी? हिंसा तो थी कि हिंसा को और बढ़ावा नहीं देना है, लेकिन वो हिंसा का रास्ता भी अख्तियार क्यों किया गया था? क्या उस मानसिकता पर पूरी तरह से काबू पा लिया है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, नक्सलवाद निश्चित रूप से एक विचारधारा है, पर इस विशाल विचारधारा के साथ जो हिंसा का समावेश हो गया था, हाँ। इस कारण उसने एक खतरनाक स्वरूप धारण कर लिया था और जिसका खामियाजा देश के 12-14 राज्यों ने भी भोगा और सर्वाधिक नुकसान जो है वो बस्तर के खाते में आया। बस्तर जो है जिस रूप में बस्तर में नक्सल हिंसा को खत्म किया गया है, बस्तर के उन कारणों को भी समाप्त करना पड़ेगा जिनकी वजह से नक्सलवाद यहाँ पनपा, पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ। उन कारणों को आप समाप्त नहीं करेंगे तो बस्तर में फिर से ऐसी आशंका, बिल्कुल सबसे बड़ी चीज वही है कि आगे जाकर के फिर से जो है वो कहीं ना कहीं बस्तर जो है फिर से अशांत हो सकता है। चलिए, ये सबसे बड़ी चीज है कि आप जो चाह रहे हैं वो कोशिश क्या है। नितिन जी, अभी एक चीज और समझना जरूरी कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजों का जिक्र कर रहे हैं। 13,000 मोबाइल टावर लगाएंगे, 1804 जो बैंक शाखाएं खोली जाएंगी, इसके अलावा ITIs खोले जाएंगे, स्कूल खोले जाएंगे, सड़कें बनाई जाएंगी, रेलवे लाइनों का विस्तार भी होगा। ये भी हम समझते हैं जब विस्तार होगा तो जमीनें ली जाएंगी, सड़कें बिछेंगी, पुल बिछेंगे। विस्तार के साथ विकास का सामंजस्य बिठाना है बीजेपी को, क्योंकि आपने एक बड़ा वादा किया है कि उनको विकास देंगे और संकल्प के साथ समृद्धि तक पहुंचाएंगे।
ये इन सब चीजों में बहुत कुछ आप देने वाले हैं उनको, आप बार बार बोलेंगे, हम भी जानते हैं उद्योग आते हैं तो रोजगार मिलता है, लेकिन वही उद्योग जमीनें लेते हैं, सड़कें बिछती हैं तो उससे फायदा आमजन को होता है, लेकिन सड़कें जमीनें ले जाती है, रेलवे लाइन बिछेंगी आप जमीनें लेंगे, रेलवे से विकास होता है, ये हम सबको जानते हैं, समझते हैं कि होल सोल आखिरी में विकास मिलना है, लेकिन वो विकास बहुत कुछ ले जाता है उनसे, लेकिन आमजन की बात होती चल जाता। आदिवासी हैं, आदिवासी यानी आदिकाल से चला आ रहा है, यही मानसिकता के साथ देश में हम समझते हैं, कैसे सामंजस्य बैठा रहे हैं? जी निश्चित तौर पे देखिए, संकल्प से सिद्धि जो माननीय गृह मंत्री जी का जो ये संकल्प है, उसके लिए हमने नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इस क्रम को तो हासिल कर लिया, लेकिन निश्चित तौर पे आपने जो कहा कि विकास हमें करना है, लेकिन इसमें मैं एक लाइन जरूर जोड़ना चाहूंगा कि हम विकास करेंगे, लेकिन इस चीज को ध्यान रखते हुए, इस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी भी संकल्पबद्ध है कि जो वहां के हमारे आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों के जो हमारे भाई है, उनकी संपदा को, क्योंकि इस भारत भूमि की अगर संपदा में प्रथम अधिकार किसी का है तो हमारे जनजातीय नायकों का और हमारे जनजातीय साथियों का है, तो उनकी संपदा को बिना नुकसान पहुंचाते हुए वहां पे कैसे विकास को सुनिश्चित किया जा सके, ये हम आगे के समय पे करने का कार्य करते हैं। और हमारा जो मोटो है वो इस नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लिए प्रॉपर क्लियर है कि भारत भूमि में चाहे बाहर का शत्रु हो चाहे आंतरिक शत्रु, अगर कोई हिंसा के साथ अगर हथियार उठा करके समाज में द्वेष विध्वंस पहुंचाने का अगर प्रयास करेगा तो हम उसका दमन करने का कार्य करेंगे। और इसी के लिए हमने पुनर्वास नीति 2024 मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लाए, जिसके कारण हजारों ऐसे सैकड़ों जो है हमारे नक्सली जो थे उन्होंने अपने हथियार डाले और आज वो अच्छे जीवन के लिए मध्य प्रदेश में आगे बढ़े। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ने वाला है, लेकिन एओ ह्यूम द्वारा स्थापित एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो खुद एक अंग्रेज द्वारा स्थापित है, जिन्होंने इतने लंबे वर्षों तक जेएनयू में जिन्होंने देश को तोड़ने के नारे लगाए, उनको कांग्रेस ने पालन पोषण करने के बाद में अपने संगठन की ज्वाइनिंग करवाने का कार्य किया। कांग्रेस पार्टी पहले खुद के दमन में झांके, अगर इतना कार्य भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में किया होता, तो मैं एक जनजातीय क्षेत्र से आता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि जनजातीय क्षेत्र के एक भाई को अगर आप एक रोटी भी प्यार से खिलाओगे ना तो जीवन पर्यंत आपके लिए दिल से खुश होता है। लेकिन अगर भूपेश बघेल जी ने निश्चित तौर पे अगर वहां के हमारे जनजातीय साथियों के लिए किया होता तो उनके लिए निश्चित तौर पे खड़े होते हैं। मुझे लगता है आप एक रोटी तक नहीं खिला पाए जनजातीय क्षेत्र में, और बात करते हैं विकास की। रुपेश जी, क्या कांग्रेस ने भी 10 साल राज किया था केंद्र के अंदर? उस वक्त भी आज के यदि गृह मंत्री हैं, केंद्र सरकार का इतना बड़ा सहयोग हम देख रहे हैं, कैसे पूरा केंद्र का ही पूरा, हमें तो लग ही नहीं रहा विष्णुदेव साय ने किया, पूरा अमित शाह ही करते जा रहे हैं, यही इस वक्त तस्वीर बनती नजर आ रही है। केंद्र में कांग्रेस का राज था, उस वक्त आप नक्सलवाद समाप्त क्यों नहीं कर पाए? ये सवाल तो पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ में आरसी की सरकार है, आरसी माने रिमोट कंट्रोल, ये पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल है तो रिमोट कंट्रोल है, लेकिन क्या करें, काम तो हो रहा है ना उनकी नजर में। वो कह रहे हैं कि हमने नक्सलवाद समाप्त कर दिया 31 मार्च को, उसे नकार थोड़ी सकते हैं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के नाम पे भाजपा राजनीति कर रही है, हमारे पास आज मनीष गुप्ता जैसे नक्सल एक्सपर्ट हैं, हाँ, उन्होंने चरणबद्ध जो योजना बनाने की बात भाजपा की सरकार ने, अमित शाह जी ने किया, उस सिरे उसको एक सिरे से नकारा है ना, हास्यास्पद बताया है। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन के लिए भाजपा की सरकार ने कोई भी ऐसे नक्सल जो एक्सपर्ट हैं, ना उनकी सेवा लेना उचित समझा और ना ही ये उनसे कोई सलाह मशवरा करना चाहते। विकास की बात करते हैं, अरे छत्तीसगढ़ में 57,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। छत्तीसगढ़ में गौठान में शराब दुकान खोलने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। नहीं, ये तो करंट मुद्दे चलते हैं, उस पर सवाल करता हूं। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस में क्या हम समझे, उस वक्त 2004 से 14 का एक पूरा कार्यकाल मिला था, उस वक्त आप भी वही काम कर सकते थे जो ये आज किया गया है। क्या ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी रह जाती है केंद्र में, या फिर अब सीखने की जरूरत है इनसे? ये पहले नहीं हो सकता था, मेरा ये सवाल है। संयम जी, नक्सल उन्मूलन के लिए तत्कालीन भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में थी 2004 से 14 तक, उसमें मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जितनी राशि नक्सल उन्मूलन के लिए दिया, वो ऑडिट रिपोर्ट में स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की कुशासित भाजपा सरकार ने मात्र वाहन खरीदने का काम किया, वो सिर्फ कमीशन के लिए। ऐसी स्थिति में जो राशि का उपयोग नहीं करके 3 ब्लॉक से लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल से ग्रसित करने का काम भाजपा की कुशासित सरकार ने किया, ये दस्तावेजों में प्रमाणित है। और आज जिस प्रकार से बातें करते हैं, आप बताएं 1 करोड़ रुपये कितने को दिए, कितने ग्राम पंचायतों को दिए, ये बातें तो सामने आएंगी ना। और उसके बाद बार बार मैं फिर से कहना चाहूंगा, अमित शाह जी आएंगे, शब्दपाल दिखा करके चले जाएंगे,
बस्तर पंडुम के खिलाड़ी जो है पैसे के लिए तरफते रहे, फिर अमित शाह जी आ गए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर दिए हैं, विकास करेंगे। अरे भैया, स्कूलों में पहले शिक्षक भर्ती कर दो, अस्पताल में डॉक्टर की नियुक्ति कर दो, मोदी की गारंटी की बात को पूरी कर दो। चलिए ठीक है, वो आप मेरा जवाब नहीं मिल रहा है। क्या ये आत्मविश्वास की भी कोई बात होती है कि आत्मविश्वास की कमी थी? क्या इन सब के बारे में भी चर्चा जरूरी है? नितिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, निश्चित तौर पे देखिए, कांग्रेस पार्टी के इनके तत्कालीन प्रधानमंत्री जब कहते थे कि मैं एक बहुत बड़ी राशि जब मैं दिल्ली से भेजता हूं तो वो ग्राम पंचायत तक पहुंचने तक बहुत विपरीत हो जाती है। लेकिन ये इन्हें कांग्रेस पार्टी जो डिफेंस के हेलीकॉप्टर्स खरीदने में घोटाला कर देती है, डिफेंस के हथियार खरीदने में घोटाले कर देती है, वो खुद के दमन में जाके खुद के गिरबान में छापे हम पे एक एक करके कर लेते हैं, मेरा ये मानना है, क्योंकि भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया जा रहा है। आज क्या कुछ बदला है, मैं आप दोनों के पास लौटता हूं। बाबूलाल जी, एक सवाल मैं यहां पर आपसे करना चाहूंगा। केंद्र में कांग्रेस की सरकार और आज केंद्र में बीजेपी की सरकार, डबल इंजन से सब कुछ हो, ये जरूरी क्या हम समझें कि डबल इंजन था इसलिए संभव हो पाया, या फिर डबल इंजन में यदि केंद्र कांग्रेस और प्रदेश में कांग्रेस होती तो क्या ये हो सकता था क्या? या फिर इसमें सिर्फ आत्मविश्वास की जो बात है कि हाँ अमित शाह ने सोच लिया था कि खत्म करना है तो कर दिया, नहीं तो दूसरे लीडर से सोच नहीं सकते थे? आत्मविश्वास का कितना बड़ा रोल मानते हैं बाबूलाल जी? देखिए, सरकारें किसी की भी केंद्र में हो राज्य में हो, हाँ, स्वाभाविक प्रक्रिया ये है कि एक दूसरे का समर्थन करके, एक दूसरे का सहयोग करके जो है राज्य को संभाले, केंद्र अपना जो है मदद करे, चाहे सरकार किसी की भी हो। प्रजातंत्र की मांग तो यही है। लेकिन होता क्या है, राजनीति आती है इसके बीच में। राजनीति खेलने के लिए जो है वो कबड्डी कबड्डी हो जाती है पूरी। जो काम सही ढंग से होना चाहिए वो राजनीति के दृष्टिकोण से होने लगा है, उसकी वजह से जो राज्य पिछड़ने लगे हैं। जो कांग्रेस, जैसे मान लीजिए विपक्ष का कहीं राज है तो वो बिछड़ने लगे हैं, तो उसकी खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? आपकी राजनीति जो है पार्टी से है, लेकिन खामियाजा तो जनता को भुगतना पड़ता है ना, विकास अगर रुकता है तो ये समझना होगा। हमारा दिल इतना बड़ा होना चाहिए, इतनी बड़ी हमारी नीति बननी चाहिए कि कहीं भी किसी प्रकार की अड़चने ना हो। कांग्रेस की सरकार हो केंद्र में, भाजपा की सरकार हो या किसी और की सरकार हो, लेकिन मददगारी जो है वो जनता के लिए होती है, ना कि उस नेता के लिए होती है या वो मंत्री परिषद के लिए होती है। जनता का ध्यान में रख करके जो काम होना चाहिए। और जो स्थिति बन रही है वो कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, डहरिया जी रुपेश के ऊपर में लगा देंगे आरोप, रुपेश लगा देगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप, तो इससे कोई काम बनने वाला नहीं और नहीं ये कोई सही दिशा है। दिशा ये है कि आने वाले समय में दोनों क्या कुछ लक्ष्य है, वो सबसे मेरा मानना है कि महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए, कैसे उन्हें संभालेंगे? जी, लक्ष्य एक निर्धारित हो, उस पर सब लोग एक लाइन में चलें। लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई पक्ष और विपक्ष नहीं होता, लेकिन सवाल तो यहाँ राजनीति का है ना संयम जी। राजनीति में ये दिक्कत है कि अगर कहीं उसके अच्छे काम की हम तारीफ कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जो है मजबूरी में जो है विरोध करना पड़ता है। दिया जाता है किसको श्रेय दिया जाएगा अच्छे काम का? कहीं हमने कर दिया और उनको श्रेय चला गया, इसका डर भी रहता है। उस कारण से बहुत कुछ पिछड़ जाता है, और विकास के पिछड़ने का एक बड़ा कारण देश में यही है कि श्रेय की जो राजनीति है उससे ऊपर उठना चाहिए राजनीतिक दलों को। मैं लौटता हूं बाबूलाल जी आपके पास। मनीष जी, अभी कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर नक्सल क्षेत्रों के अंदर जो प्रभावित थे, वहां कितना पिछड़ा हम समझें? क्या आप कुछ बता सकते हैं कितने पिछड़े वो क्षेत्र थे? क्योंकि मोबाइल टावर लगाने का जिक्र किया जा रहा है, मतलब वो जगहों वो हम समझ सकते हैं कितनी पिछड़ी हुई। 40 साल पीछे कहा जाता है, 4 दशकों का नक्सलवाद का दंश था। क्या माने कि 40 साल की रिकवरी करना बहुत जरूरी है आज के टाइम पर, और कितने साल में वो हो जाएगी? लेकिन निश्चित रूप से इस प्रकार से बस्तर की स्थिति है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जो इलाके अब तक नक्सल प्रभावित, धुर नक्सल प्रभावित कहे जाते थे, उन इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है। हाँ। न स्कूल है, न सड़कें हैं, न पुल पुलिया है, बिजली है, और न ही शुद्ध पेयजल है। और स्वास्थ्य की स्थिति तो और भी बदतर है। लेकिन बस्तर में पहले से भी कई बार जो है एपिडेमिक फैली है और सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, लेकिन हम उनको ट्रीटमेंट तक नहीं उपलब्ध करा पाए हैं। तो ये बात समझना पड़ेगा कि जो इलाका आज से 8 दशकों तक पिछड़ा हुआ रहा है आजादी के बाद, कम से कम उस इलाके को हम सर्वोच्च प्राथमिकता देकर के मूलभूत सुविधाएं वहां के लिए मुहैया कराएं। देखिए, नक्सलवाद से लड़ने के लिए सबसे अच्छा उपाय शिक्षा है।
जब तक आप शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देंगे तब तक जो है उस इलाके के लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, और जागरूकता नहीं आएगी तो वो अपना अच्छा और बुरा जो है उनमें समझ नहीं आ पाएगी। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरा, लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए, ऐसे कार्यक्रम तय करने चाहिए जिनके तहत जो है लोगों को वहां रोजगार उपलब्ध होता है। बस्तर में वनोपज का एक बहुत बड़ा इलाका है, जो बस्तर के इलाके जो है वनोपज पर आधारित है, और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था जो है, वहाँ के जो आदिवासी जो है अपना जीविकोपार्जन उसी के द्वारा करते हैं, उसका वैल्यू एडिशन करवाइए ना। आज आपके पास तो इतना बड़ा मार्केट है, और अगर उसका वैल्यू एडिशन कराएंगे तो लोगों से, जैसे इमली है, इमली की सबसे बड़ी मंडी जो है वो छत्तीसगढ़ का बस्तर है। यहाँ बस्तर में चिरौंजी होती है, बस्तर में काजू होता है, बस्तर में जो महुआ होता है, बस्तर में टोरा होता है, बहुत सारे वनोपज है। बस्तर का तेंदूपत्ता बहुत हाई क्वालिटी का होता है, जो सबसे महंगा जाता है। कम से कम इन जो बस्तर के जो वनोपज आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देंगे तो उन आदिवासियों को जो है संबल मिलेगा, और कहीं ना कहीं उनका जीविकोपार्जन जो है वो संभलेगा। और सहकारिता, निश्चित रूप से सहकारिता एक बड़ा इफेक्टिव प्रोग्राम है, लेकिन सिर्फ सहकारिता पर ही डिपेंडेंट होकर के रह जाएंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। बिल्कुल, लेकिन मनीष जी, यहाँ आपने जिक्र किया बस्तर की इमली की जिक्र आप करते नजर आ रहे थे, इसके अलावा तेंदूपत्ता और बहुत सारी चीज हो गई। तो सब ऊपर की हो गई कि बस्तर की जमीनें देती है, जमीन के अंदर के मिनरल्स की बात की जाएगी तब असली जंग होगी। जमीन के अंदर तो सोना है बस्तर के अंदर, यही इसी की जो लड़ाई है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, नक्सलवाद का जो ये पूरा परसेप्शन है, कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो, या सरकार जो है वो कांग्रेस और विपक्षी दलों के एक नैरेटिव में फंस गई है। क्योंकि जब जब नक्सलवाद के उन्मूलन की बात होती थी, विपक्षी दल जो है हमेशा ये आरोप लगाते थे कि यहाँ पर नक्सलवाद तो एक मतलब बहाना है, और कहीं ना कहीं बस्तर का जो माइंस और मिनरल है वो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को देने के लिए सरकार जो है एक कारपेट बिछा रही है। तो ये नैरेटिव मुझे लगता है आज सरकार पर भी भारी पड़ गया है। देखिए, पहले सरकार ये कहती थी कि हम यहाँ उद्योग स्थापित करेंगे, लेकिन अचानक जो है ये प्रोग्राम मतलब चेंज हो गया कि हम सहकारिता के माध्यम से आगे जाएंगे, उद्योगों की बात नहीं कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने जो है यहाँ पर जो भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि जो कांग्रेस जो हमारे ऊपर नैरेटिव सेट कर रही है, हम इसका विरोध करते हैं, हम इसका खंडन करते हैं। बस्तर में जो है कृषि को हम प्राथमिकता देंगे, और बस्तर का जो उद्योग है या माइंस मिनरल है वो हम उद्योगपतियों को नहीं सौंपेंगे। तो कुल मिलाकर के राजनीति का शिकार जो है वो कहीं ना कहीं बस्तर हो गया है। पक्ष और विपक्ष जो है दोनों जो है वो अपने दांव पे चल रहे हैं, उनसे बस्तर का भला नहीं होने वाला है। बस्तर के भलाई के लिए दोनों दलों को एक होना पड़ेगा, और बस्तरिया आदिवासियों को न्याय मिले, ये दोनों दलों को सुनिश्चित करना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा विश्वास है वो यही तो चाहिए था, उसी का जिक्र यहाँ बीजेपी कर रही है। नितिन जी, कि कैसे आप बोल रहे हैं कि वहां की जो मिनरल्स हैं उसके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी, जमीन के अंदर की बात की जाती है। जमीन के ऊपर आप जैसे मनीष जी बता रहे थे कि बस्तर की क्या क्या प्रसिद्धियां हैं, उन सब से सहकारिता के जरिए जोड़कर हम लोगों को रोजगार देंगे, आगे बढ़ाएंगे, उनके संसाधन का उन्हीं को उपयोग मिलेगा, ये कहने की कोशिश है। लेकिन बस्तर के अंदर जो रखा है ना मिनरल्स, जिससे कहा जाता है कि एक तरह से बहुत कुछ अंदर है, लेकिन उसे हम कहते हैं कि सोना छुपा हुआ है। सोना नहीं है, सोना छिपा हुआ है हम कहते हैं, क्योंकि इतना महंगा और इतना खास है। लेकिन उसके छीनने की बात की जाती है, उसका विश्वास बीजेपी दिला रही है। क्या विश्वास बना रहेगा? देखिए जी, निश्चित तौर पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन भी राज्यों में है, आप ये देख पाएंगे कि ये जनता की आवाज सुनने वाली सरकारें हैं, ना कि उनकी आवाजों का दमन करने वाली सरकारें। निश्चित तौर पे सोना है द फाइनेस्ट ओर, अगर किसी भारत में अगर किसी राज्यों में मिलता है तो उनमें से एक छत्तीसगढ़ भी है या दूसरे राज्य भी है। लेकिन छत्तीसगढ़ के निश्चित तौर पर जो जनजातीय हमारे समुदाय है या वनोपज से संबंधित जो विषय है, उनके रोजगार सृजन का कार्यक्रम सरकार की भी ये मंशा है, और हमारा भी ये संकल्प कि सहकारिता के माध्यम के साथ साथ हम उनके वनोपज का किस तरीके से हम उनका सेल्स बढ़ा सके, उनका विक्रय बढ़ा सके, और उन्हें हम आयात निर्यात वाले स्तर तक के ले जाने का किस तरीके से विकास करके वहां के युवाओं को उन्हीं के वनोपज के साथ उनको रोजगार प्रदान कर सके, ताकि पूरा देश ये जाने कि हम छत्तीसगढ़ जो है वो वनोपज के लिए, काजू के लिए, चिरौंजी के लिए, मैं भी एक जनजातीय क्षेत्र से आता हूं, वहां पे भी चिरौंजी की एक बहुत बड़ी मात्रा जनजातीय क्षेत्र में जंगलों में होती है, जो भारत में कहीं नहीं पाई जाती, और उसमें से भी फाइनेंस जो है वो छत्तीसगढ़ में होती है। तो ऐसी वनोपज के माध्यम से हम वहीं के युवाओं को उन्हीं के स्थान पर देने का दोहन करने नहीं दिया जाएगा उद्योगपतियों को, यह विश्वास चाहिए। जी, निश्चित तौर पे जो भी निर्णय
अगर जनजातीय क्षेत्र के उनके भविष्य को लेकर के अगर गलत है तो उसके लिए हमारी जो सरकार है वो चिंता करती है और उनकी आवाज को सुनती है। जहां पे उपयोगिता होगी, जहां पे जनजातीय या वनोपज या जंगल क्षेत्र नहीं होंगे और जहां पे इस तरीके की कोई कार्य किए जा सकेंगे तो सरकार उसमें चिंता करेगी। लेकिन जहां पे नहीं किया जा सकता है, इस तरीके की खदानों का माइंस की ओपनिंग नहीं किया जा सकता है, वहां पे हम निश्चित तौर पे नहीं करेंगे। आप मध्य प्रदेश के अगर आप उदाहरण लेंगे कि शिक्षा, हमारे साथ में जो वरिष्ठ पत्रकार है और नक्सल जो विशेषज्ञ है हमारे बीच में, उन्होंने दोनों ने एक केंद्रित बात कही कि शिक्षा, अब मध्य प्रदेश में देखिए कि सबसे ज्यादा सीएम राइज स्कूलों की संख्या जितनी अगर अर्बन एरियाज में है तो कहीं ना कहीं वो मंडला और बालाघाट जैसे जिलों में भी ऐसे रिमोट एरियाज में जो है सीएम राइज के माध्यम से हमने शिक्षा प्रदान करने का या महाविद्यालय खोलने का कार्य जो है वो हमने आगे प्रचलित किया है। उपलब्धि है जो आप बता रहे हैं और उपलब्धि बहुत जरूरी है उसका बताने की जनता को समझ आए, लेकिन विश्वास चाहिए। रुपेश जी, मुझे लगता है अब आप तो विश्वास कांग्रेस को भी कर लेना चाहिए कि यदि विश्वास कह रहे हैं, दिला रहे हैं कि वो अब नहीं होगा, मिनरल्स का दोहन नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। हम जमीन जो उगल के देती है, जमीन जो देती है बस्तर की, उसकी खूबसूरती की बात कर रहे हैं, सहकारिता की बात कर रहे हैं, फिर आप ये क्यों भ्रम फैलाते हैं? कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि देश भर में ये आरोप लग रहा है कांग्रेस के ऊपर कि एक तरह से उद्योगपतियों को जमीन दी जाएगी, जमीन के अंदर जो सोना छिपा हुआ उसका दोहन किया जाएगा। ये आरोप निराधार है कि आप बीजेपी बोल रही है, विश्वास दिला रही है? संयम जी, छत्तीसगढ़ की धरती में उद्योगपतियों को जमीन देने का जो प्रमाण पूरी तरह से प्रमाणित रहा। लोहांडीगुड़ा में भाजपा की कुशासित सरकार किसानों की जमीन, आदिवासियों की जमीन को उद्योग के नाम पर ले ली। उसके बाद वहां उद्योग स्थापित नहीं किए। किसान अपने, आदिवासी अपने कृषि से भी वंचित है, उद्योग भी नहीं लगा। पूरा छत्तीसगढ़ का वनांचल क्षेत्र बस्तर के आदिवासी ठगे से महसूस कर रहे थे। कांग्रेस सरकार आने के बाद उन आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दिलाने की मुहिम सफल काम कांग्रेस ने किया। ऐसी स्थिति में भाजपा कम से कम उद्योग की बात ना करे, और क्योंकि भाजपा की सरकार मुंह की खा चुकी है, ऐसी स्थिति में उद्योग की बात नहीं कर रहे हैं। और जिस प्रकार से बस्तर नहीं पूरा छत्तीसगढ़ अपेक्षित रहे, इसलिए 57,000 शिक्षकों के पद रिक्त होने के बाद भी उन्होंने भर्ती प्रक्रिया आज तक प्रारंभ नहीं की। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है संयम जी, अभी नक्सल मुक्त होने की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत से नक्सली हैं जो नक्सली घटनाओं में शामिल रहे हैं, उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुए हैं, वो कानून की नजर में फरार हैं, उनके खिलाफ उनकी फरारी में चालान न्यायालय में प्रस्तुत है, लंबित है। छत्तीसगढ़ सरकार के पास तो ये भी डाटा नहीं है कि कौन आत्मसमर्पित नक्सली है, जिसका नाम जो कानून की नजर में फरार है उसके नाम से न्यायालय में कोर्ट मामला लंबित है, फरारी में उनको चिन्हित करके करते। रुपेश जी, मेरा सवाल ये, क्या ये बात अब आप स्वीकार करते हैं कि हाँ वाकई उस जमीन का दोहन नहीं होगा, वो जमीन उद्योगपतियों को नहीं दी जाएगी, बीजेपी विश्वास दिला रही है, कांग्रेस इससे सहमत है क्या? बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे, कांग्रेस सहमत है इस बात से? संयम जी, भाजपा की ना नीति ठीक है ना नीयत ठीक है। सिर्फ छत्तीसगढ़ का दोहन करना, आदिवासियों को छलना और आदिवासियों की इच्छा का लाभ उठाना भाजपा की मूल मंशा है। कांग्रेस और दीपक बिल्कुल सहमत नजर नहीं आ रही कांग्रेस, मुझे जहां तक लग रहा है कि मंशा कहीं ना कहीं वही है। बिल्कुल, ये बाबूलाल जी, हम क्या समझ के चलें? बहुत अच्छी बातें की गई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और 3 दिन में भी हमने देखा बस्तर का जिक्र हो रहा था। बस्तर में गृह मंत्री पहुंचे थे, गृह और सहकारिता दोनों विभाग उनके पास है, दोनों का बहुत खूबसूरती से जहां बस्तर में हमें सामान्य तौर पर चीजें देखने मिलेंगी। लेकिन अब जमीन के अंदर की स्वर्ण की बात की जाती, जमीन सोना उगलती है बस्तर की, उसी जमीन को लेकर जहां नक्सलवाद की शुरुआत हुई और वहां पर जमीन पे किसी को घुसने नहीं दिया जाता था, क्या वो जमीन का कभी दोहन नहीं होगा? क्या इस प्रकार का कोई विश्वास हो सकता है क्या? डर तो यही है स्वयं जी, हर व्यक्ति के दिल में यही डर है। हाँ। बस्तर जो अक्षुण्ण क्षेत्र है, जहाँ किसी भी कारण से लोगों का ज्यादा आना जाना नहीं था, जहाँ अनजान आदमी कोई जाता था तो चर्चा का विषय बनता था। आप नक्सल एक्सपर्ट बैठे हैं, मनोज गुप्ता जी, वो इस बात को जानते होंगे। हाँ। कि जब एक फोटोग्राफर वहां गया था, आदिवासी औरत की फोटो खींच लिया था उसने, तो चर्चा का विषय बना विश्व के अंदर में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कोई मजाक का क्षेत्र नहीं है। बिल्कुल। और आप अगर बीजेपी प्रवक्ता का सुन रहा था मैं, उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है।
हमारे हसदेव क्षेत्र में कोयला खदान के लिए पूरा जंगल कट गया। कौन बोला? किसी ने बोला? कोई कुछ नहीं बोला। जो लोग विरोध करते थे उनकी पिटाई हो गई और हजारों हजार पेड़ वहां कट गए कोयला खदान के लिए। हाथी के क्षेत्र को कटवा दिया गया। हाथी वहां से उत्पात करते हुए निकलते हैं। तो ये कहने और करने का जो अंतर होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए अब बस्तर के अंदर में कि बस्तर या जहां भी जो भी आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी जैसा चाहें वैसा विकास उनका करो और उनको जल जंगल जमीन से हटाओ मत। और कहीं न कहीं अगर सहकारिता को भी आप लाते हैं सामने में, बाहर का आदमी नहीं आना चाहिए। प्रबंधन से लेकर के मजदूरी तक जो है वो आदिवासी के हाथ में हो, आदिवासियों के हाथ में हो, ताकि अपने आदिवासी लोगों का भला करे वो। और बाहर के लोगों का प्रवेश अगर हुआ तो निश्चित रूप से वही स्थिति बनेगी। आपको ध्यान होगा कि जो व्यापारी वर्ग वहां घुसा कई क्षेत्रों में, उसकी बदनामी कितनी हुई कि बाहर के लोग हमको शोषण कर रहे हैं। याद होगा आपको, पहले से लेके आज तक यही चल रहा था। वहां व्यापारी लोगों ने शोषण किया। चलता है जहां व्यापार के बाहर फिर से वो फिर से ना हो और बनोबज आधारित जो है लघु और मध्यम उद्योग लगे और मालिकाना उनका जो है आदिवासियों के हाथ में, उसका पूरा का पूरा 100% लाभ आदिवासियों में किस तरह बटे, सरकारें उन पर योजना बनाए। जरूर। मनीष जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है। आज नक्सल एक्सपर्ट आप हैं क्योंकि नक्सलवाद का बड़ा दंश था, नक्सल को लेकर बहुत अच्छे से समझते हैं। सिर्फ एक छोटा सा सवाल, क्या मानते हैं कि सरकार बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रही है? जो अब तक हुआ है और जो आगे की प्लानिंग बताई जा रही है बिल्कुल सही ट्रैक है? छोटा सा सवाल है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अगर आजादी के बाद से अब तक की बस्तर की स्थितियों को देखेंगे, निश्चित रूप से सरकार ने प्रायोरिटी तय की है। और मैं बताऊं, पिछले 2 वर्षों में 10 बार केंद्रीय गृह मंत्री का बस्तर में अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। नीयत ठीक लग रही है। मुझे लगता है रफ्तार में जो है वो कहीं ना कहीं इनको आगे आना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और इसकी गति तेज करनी पड़ेगी, ताकि अभी तक जो 75-80 वर्षों से जो बस्तर उपेक्षित रहा है उसको तीव्र गति से उसका विकास किया जा सके। और रही बात, एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए बस्तर जो है माइंस मिनरल काफी ज्यादा है। बिना उद्योगों के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। ये बेमानी है, चाहे कोई कितना भी कुछ कह दे, लेकिन कहीं ना कहीं उन आदिवासियों को, उन भूमि स्वामियों को उनका वाजिब हक मिले, कहीं ना कहीं उनको शेयर होल्डर बनाया जाए, ताकि बस्तर में जो मौजूद जो खनिज संपदा है उसका भी दोहन हो सके, बस्तर का विकास हो और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल सके। चलिए, बिल्कुल, ये अभी तो फिलहाल सही ट्रैक नजर आ रहा है और आगे भी सब कुछ सही दिख रहा है, क्योंकि सही देखकर चलना पड़ेगा सकारात्मक सोच के साथ। लेकिन जो जो कमियां होगी उनका भी वक्त वक्त पर जिक्र होगा। वक्त चर्चा के लिए इतना ही था। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं आपका, नितिन जी, रुपेश जी आपका बहुत धन्यवाद, पवनलाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया और मनीष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए। तो कभी नक्सलवाद की सबसे बड़ी चुनौती माने जाने वाला बस्तर आज विकास, सुरक्षा और विश्वास की नई तस्वीर पेश करने की कोशिश में दिखाई दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह के दौरे और बड़े ऐलानों ने साफ संकेत दिए कि केंद्र और राज्य सरकार अब बस्तर को देश के विकास मॉडल के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि जमीन पर बदलाव कितनी तेजी से दिखाई देता है और क्या बस्तर सचमुच बंदूक से विकास की ओर बढ़ने की नई मिसाल बन पाएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।